दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। और ये जो मॉडल पेपर है वो एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके आने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, कितने सेक्शन होंगे, कितने नंबर का होगा, इन सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आपका जो पेपर होगा वो टोटल 75 नंबर का होगा और इसकी जो टाइमिंग होगी वो 3 आवर्स होगी। और इसमें कुल आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि सेक्शन ए बी सी डी और ई। तो यदि हम बात करें सेक्शन ई की, तो सेक्शन ए में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल द ब्लैंक दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनईपी के अकॉर्डिंग जो जूलॉजी के आपके सिलेबस है उससे रिलेटेड मैंने हर एक टॉपिक पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं टॉपिक वाइज, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो देख सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो होंगे, यानी कि जो सेक्शन ए होगा वो आपका 20 नंबर का होगा। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल क्वेश्चन है आपके 10, तो हो गया 20। तो चलते हैं सेक्शन ए की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इन दिस सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 short answer question contain 10 part, all parts are compulsory, each part carry 2 marks। यानी कि इस खंड में प्रश्न एक जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसके कुल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी भाग अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वह आपका 2 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केंद्रक फलक या आवरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ये क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो अब यहाँ पर दिमाग में आपके बात चली होगी कि हम यहाँ पर आंसर क्या दें। तो मैं शॉर्ट में आपको इसका आंसर बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में आसानी से इसको लिख सकें। द न्यूक्लियर इन्वेलप इज ए हाईली रेगुलेटेड मेम्ब्रेन बैरी दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप है या फिर इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, यह एक प्रकार का हाईली कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि न्यूक्लियस को यानी कि केंद्रक को कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म से अलग करता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हम सभी जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है उन्हीं में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कहीं भी आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेंगे। इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन that have been implicated in chromatin organization and gene regulation। तो यदि हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कार्यों की, तो इसके अंदर आपको कई प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ इसमें क्रोमेटिन पाए जाते हैं या कह सकते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसी में ही जीन रेगुलेशन होता है। तो ये तो था न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। चलते हैं अगले शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर जो कि है राइबोसोम। तो यहाँ पर आप आंसर में राइबोसोम के बारे में क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। द राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन दैट फॉर्म ए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल्स। तो जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोमल आरएनए अणुओं और प्रोटीन से बना एक जटिल अणु है जो कि कोशिकाओं में एक प्रोटीन संश्लेषण के लिए फैक्ट्री का कार्य करता है। इन 1955 George E. Palade discovered ribosomes and described them as a small particle in the cytoplasm and associated with the endoplasmic reticulum membrane। तो 1955 में जॉर्ज ई पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की और उन्होंने साइटोप्लाज्म में छोटे कणों के रूप में इसका वर्णन किया, और इन्होंने बताया कि ये जो राइबोसोम होते हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली से जुड़े होते हैं, और इनके इसी कार्य के लिए 1974 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। आइए चलते हैं अगले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर जो कि है केंद्रकाव, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम।
तो यदि हम बात करें न्यूक्लियोसोम के बारे में, ए न्यूक्लियोसोम इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। The structure of a nucleosome consists of a segment of DNA wound around 8 histone protein and resemble thread wrapped around a स्पूल। तो एक जो न्यूक्लियोसोम होता है यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पैकेजिंग का एक बेसिक यूनिट है। यदि आपने न्यूक्लियोसोम की संरचना पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोसोम की संरचना में 8 हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं जो कि डीएनए के द्वारा घिरे होते हैं। द न्यूक्लियोसोम इज़ द फंडामेंटल सब यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम होता है वो क्रोमैटिन की एक मौलिक सब यूनिट है। Each nucleosome is composed of a little less than 2 ton of DNA wrapped around the set of 8 protein called histone, which are known as histone octamer. Each histone octamer is composed of 2 copy of each histone protein H2A, H2B, H3 and H4। तो प्रत्येक जो न्यूक्लियोसोम होता है हिस्टोन नामक 8 प्रोटीन के एक सेट से बना होता है। एक सेट के चारों ओर लिपटे हुए डीएनए के 2 टर्न मिलेंगे और इसमें हिस्टोन के ऑक्टामर पाए जाते हैं जो कि H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 कॉपियों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि H2, H2B, H3 और H4 के 2-2 यूनिट आपको ऑक्टामर में देखने को मिलेंगे। तो आप राइट साइड न्यूक्लियोसोम की संरचना देख सकते हैं। न्यूक्लियोसोम की संरचना में आपको ऑक्टामर दिख रहे हैं। चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यदि हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट जीन दैट डिफर इन 2 ऑब्जर्व ट्रेट्स। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 अलग अलग जीन होते हैं और दोनों जीन के 2 अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो वो जो था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था और उन्होंने उसमें 2 तरह के सीड लिए। एक जो सीड था वो था राउंडेड येलो और दूसरा था रिंकल्ड ग्रीन। चलते हैं अगले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर जो कि है टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही अल्टरनेट पूछे जाते हैं। तो जब आप दोनों जानते रहेंगे तो किसी के भी बारे में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। इट इज़ ए क्रॉस इन्वॉल्व F1 प्रोजेनी एंड आइदर ऑफ पेरेंट्स। तो बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 प्रोजेनी होती है यानी कि जो F1 जनरेशन होता है उसका क्रॉस होता है किसी भी पेरेंट से, यानी कि पेरेंट्स के चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव, उनसे जब क्रॉस होता है F1 का तो उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। वहीं हम बात करें टेस्ट क्रॉस की, इट इज़ ए क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 इंडिविजुअल एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट्स। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 इंडिविजुअल है उसका क्रॉस होता है पेरेंट जो कि रिसेसिव है। तो बैक क्रॉस में F1 का क्रॉस होता है डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों से हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस में केवल रिसेसिव से ही होगा। बस इतना ही डिफरेंस है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में। चलते हैं अगले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर जो कि है क्रॉसिंग ओवर। तो यदि हम बात करें क्रॉसिंग ओवर की, तो क्रॉसिंग ओवर को हम क्रोमोसोमल क्रॉस ओवर भी कहते हैं। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स दैट रिजल्ट इन द रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है कि जब होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनका जो एक्सचेंज होता है इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के थ्रू रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फाइनल फेज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच ऑकर इन द पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो हम मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट के पैकेटिन स्टेज में होता है और क्रॉसिंग ओवर सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था टी.एच. मॉर्गन के द्वारा। चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है मल्टीपल एलील यानी कि बहुकारक। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ढेर सारे एलील, तो जब किसी एक सिंगल जीन के कई एलील होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलील, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में देखेंगे जो ब्लड का कंट्रोल है वो एक जीन द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन इसके लिए 3 एलील होते हैं, ए, बी और ओ।
तो इसमें जो एलील ए और बी होते हैं ये कोडोमिनेंट होते हैं, जबकि जो ओ एलील है वह रिसेसिव होता है। आइए चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है डुप्लीकेट जीन। तो यदि हम बात करें डुप्लीकेट जीन की, व्हेन डोमिनेंट एलील ऑफ बोथ जीन लोकाई प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी कि दोनों जीन के जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो क्या कहते हैं, एक ही तरह के फिनोटाइप इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बिना किसी एक दूसरे को प्रभावित किए हुए। तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं डुप्लीकेट जीन। और डुप्लीकेट जीन में जो रेशियो होता है वह होता है 15:1। और आपको डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा सीफर्ड पर्स प्लांट में। यहाँ पर मैं आपको इसका इंटरेक्शन भी दिखा देता हूँ कि कैसे डुप्लीकेट जीन प्रोड्यूस करते हैं 15:1 रेशियो। तो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ट्रायंगुलर और ओवाइड का। तो आप देखेंगे कि जिसमें भी आपको डोमिनेंट एलील देखने को मिल गए वहाँ पर ट्रायंगुलर शेप ही आएगा, और जहाँ पर केवल रिसेसिव होंगे वहाँ पर आएगा ओवाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में आपको ओवाइड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है, रिसेसिव एलील है। और बाकी में कहीं भी आपको डोमिनेंट एलील मिल गया, चाहे वो सिंगल ही डोमिनेंट एलील हो, वहाँ पर होगा ट्राई एंगुलर। अब चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है डिलीशन इन क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों में विलोपन। द टर्म डिलीशन सिंपली मीन्स दैट द पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड। तो डिलीशन का मतलब यह है कि क्रोमोसोम का जब कोई पार्ट मिस हो जाता है या डिलीट हो जाता है। ए वेरी स्मॉल पीस ऑफ क्रोमोसोम कैन कंटेन मेनी डिफरेंट जीन। तो किसी भी क्रोमोसोम के स्मॉल पार्ट में कई डिफरेंट जीन होते हैं। when gene are missing they may be error in the development of a baby। और जब भी किसी क्रोमोसोम में जीन मिस होते हैं तो जो बेबी का डेवलपमेंट है उसमें कोई ना कोई एरर यानी कि कमियां आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जेनेटिक सिंड्रोम कॉज बाय ए डिलीशन इज कॉल्ड क्राई-डू-कैट सिंड्रोम वेयर पार्ट ऑफ द 5 क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बेबी में होने वाला एक सिंड्रोम, क्राई-डू-कैट सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम होता कैसे है, जब क्रोमोसोम नंबर 5 में कोई पार्ट डिलीट हो जाता है तो ये सिंड्रोम होता है। और इस सिंड्रोम में जो बेबी होता है वह बिल्ली की तरह रोता है, मतलब जब वो रोता है तो जैसे लगता है कोई बिल्ली रो रही है। आइए चलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में आपको अंतर बताने हैं। तो यदि हम बात करें माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस की, तो जो माइटोसिस है वह एक 1 डिवीज़न फेज है, जबकि मियोसिस में 2 बार डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। वहीं हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डॉटर सेल और पेरेंट सेल दोनों में सेम होता है। जबकि मियोसिस के केस में हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वह डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं, यानी कि आधे हो जाते हैं। वहीं हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस में जो मेटाफेज स्टेज होता है वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग नहीं होते। जबकि मियोसिस के केस में आप देखेंगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफेज फेज में सेपरेट हो जाते हैं। वहीं अगला डिफरेंस ये कहता है कि माइटोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वे पेयर नहीं बनाते, जबकि मियोसिस में होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर बनाते हैं, यानी कि इनमें सिनेप्सिस होता है। इसके अलावा माइटोसिस में कहीं भी कैज़मेटा का फॉर्मेशन नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि मियोसिस में आपको कैज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर दोनों देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें माइटोसिस की, तो इसमें बनने वाले जो डॉटर सेल होते हैं वे सभी जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जबकि मियोसिस में बनने वाले जितने भी डॉटर सेल हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पेरेंट सेल से, और खुद में भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट डिफरेंस है, माइटोसिस में केवल 2 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में कुल 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो ये डिफरेंस है आपके माइटोसिस और मियोसिस में। तो दोस्तों ये था आपका सेक्शन है जिसमें कि आपको 10 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम सेक्शन बी, सी, डी और ई की ओर। तो सेक्शन बी, सी, डी और ई सभी में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन 2 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना होगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको केवल 5 क्वेश्चन करने हैं।
पहला सेक्शन जो है ए वो करना है, उसके अलावा सभी सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कुल मिलाकर करने होंगे क्वेश्चन 5। तो यहाँ पर सेक्शन बी में हम देख सकते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिव एन अकाउंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गिव द विजुअल एविडेंस ऑफ इट। यानी कि प्लाज्मा कला के तरल मोज़ेक मॉडल का वर्णन कीजिए और इसका दृश्य सबूत भी बताइए। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जंतु कोशिका की परा संरचना का वर्णन कीजिए और इसका स्वच्छ एवं अंकित चिन्ह चित्र सहित भी बनाइए। इसके अलावा सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स में, तो आप ये दोनों क्वेश्चन जरूर तैयार रखिए। अल्टरनेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा जाए चाहे फिर वो क्लोरोप्लास्ट से पूछा जाए। सेक्शन डी में भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए विथ डायग्राम। तो डीएनए का जो वाटसन क्रिक मॉडल है वही आपको बनाना है और इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी। तो मेंडल का जो वंशागति का नियम है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। चलते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन ई, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपके मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर सेक्स लिंक्ड जीन, डिस्क्राइब एक्स एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। तो आपको बताना है कि लिंग संलग्नता जीन क्या है, ड्रोसोफिला मक्खी में इसकी वंशावती का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको ये सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करिएगा, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है एनईपी के अकॉर्डिंग उन सभी टॉपिक के वीडियो आपको मिलेंगे, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब सम कॉमन जेनेटिक डिजीज एंड एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन एंड द पैटर्न ऑफ देयर इनहेरिटेंस। यानी कि मानव में कुछ मुख्य वंशागत बीमारियों का वर्णन कीजिए और उनकी वंशागति के बारे में भी बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपको सेक्शन बी, सी, डी और ई में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर सभी क्वेश्चन पर अलग से वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, अगर हर एक क्वेश्चन के आप आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।